पिछले वीडियो में हमने वोल्टेज का कैलकुलेशन देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस पे दो जो मेरा सेल रहेगा, थिन सेल रहेगा, उस थिन सेल के कारण डिफरेंट पोजीशंस पे वोल्टेज क्या होती है। फिर अर्थिंग का यूज हमने देख लिया था कि अर्थिंग से क्या होने वाला होता है। आफ्टर इट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। जैसे अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है और कैसे कैसे किसी भी प्लेट पे चार्ज डेवलप होती है। तो हमको ये जानना है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपके सिलेबस में दो तरह की प्लेट दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है थिन सेल और दूसरा है प्लेट। यानी कि अब इसका पहले थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। अब देखिए कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जबकि आपके गॉस लॉ में ये पढ़ना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट प्लेट्स, और कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट सेल। अब सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि थीन सेल किस तरह की होती है। और देखिए किस तरह के क्वेश्चन, तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। सबसे पहला थीन सेल वाला, पुनः प्लेट वाला। जैसे यहाँ पे सबसे थोड़ा प्लेट को देख लेते हैं। प्लेट 1 और प्लेट 2, यहाँ पे दो प्लेट है। इस पे 2Q चार्ज है, इस पे -5Q चार्ज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सरफेस 1, 2, 3, 4 है, इन चारों सरफेसेस पे कौन कौन सी चार्ज डेवलप होगी। यानी आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब, अगर हमारे पास जैसे इस पेन को देख सकते हो, मार्कर को देखिए, दो मार्कर है, प्लेट 1, प्लेट 2। अब इस पे मान लेते हैं कोई 5 कूलम दिया है, कोई 3 कूलम दिया है। आपसे पूछे कि बताइए इसके जो चार्ज सरफेस है 1, 2, 3 और 4, इन चारों सरफेसेस पे कौन कौन चार्ज डेवलप होगी। ओके, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, जैसे आपको जानना है इस तरह का क्वेश्चन। सेल है, मतलब कह सकते हो कि गोलीय वलय जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब बोलेगा कि मान लेते हैं कि केंद्र पर यदि हम +Q चार्ज दे देते हैं, किसी भी खोखले गोले के अंदर +Q चार्ज देते हैं, तो इसका जो थीन वाला पार्ट है, थीन सेल वाला पार्ट है, इस सेल के अंदर वाले भाग में, इस सेल के अंदर वाले भाग पे, ये जो इनर साइड है, इनर पार्ट है, ये वाला नीचे वाला, इनर वाले पार्ट पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, और ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो इस बाहर में जो रीजन है, उस रीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। इस पे कौन सा चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज होगा। यदि हम किसी भी थिन सेल में अंदर में +Q चार्ज दे, -Q चार्ज दे, या कभी ऐसा ही पूछ सकता है इसमें +Q चार्ज है और बाहर से इसमें पहले से कोई चार्ज दिया हुआ था, सेंटर पे यदि +Q चार्ज दे देते हैं, तब क्या क्या इफेक्ट होने वाली है। तो इसी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये आपके HC वर्मा में भी देखिएगा इस तरह के हैं। लास्ट में जब पढ़ाया गया है तो वहां पे प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, तो उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। आप वहां पे समझे हो नहीं समझो मैं नहीं जानता, बट यहाँ आप एक बार मतलब ईमानदारी से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ आ जाएगा कि जब हमारे पास दो प्लेट होगी तो कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या यदि हमारे पास थीन सेल होगी तो सेल पर पहले से जैसे ही देखिए, मान लेते हैं कि सेल है, इस पर यहाँ +4Q चार्ज था और यहाँ पे 3Q चार्ज था। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके सेंटर पे यदि हम बाहर से -Q चार्ज देते हैं, तब इस वाले सेल के पार्ट पे, मतलब इनर पार्ट और आउटर पार्ट पे कौन कौन सा चार्ज डेवलप होगा, और यही आपको बताना है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, पहले थीन सेल के लिए, फिर पढ़ेंगे प्लेट के लिए। चलिए, तो आप ये समझ गए हो कि हमको पढ़ना क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले थीन सेल को, मतलब न्यूमेरिकली ही अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल चले आते हैं कि बताइए इस प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा, डिस्क के इस वाले सेल पे कौन सा चार्ज होगा। तो सबसे पहले थीन सेल, तो देखिए थीन सेल के जैसे कभी लिख देगा फिगर में कि दिस इज अ थीन सेल। अब थीन सेल लिख दिया तो देखिए जब भी थीन है मतलब बहुत पतला है, तो याद रखिए उसमें जो थिकनेस बहुत कम है। जब उसका थिकनेस कम है तो उसमें दो पार्ट होंगे, इस वाले पार्ट को बोलते हैं इनर साइड और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं आउटर साइड। अब किसी भी थिन सेल के अंदर में कोई चार्ज प्लेस कर दें, यहाँ पे Q, तो आपसे पूछा जाएगा
कि इस वाले चार्ज को प्लेस करने के बाद इस वाले प्लेट के मतलब इस वाले सेल के अंदर या कह सकते हैं खोखले गोले के अंदर यदि हम कोई चार्ज प्लेस कर देते हैं तो अंदर वाले भाग पे कौन सा चार्ज आएगा और बाहर वाले भाग पे कौन सा चार्ज आएगा। ओके तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा लार्ज कर लिए ताकि आपको थिकनेस दिखे, जिसमें मटेरियल वाला पार्ट है, जिसमें खोखले गोले में इतना मटेरियल होगा और बीच में खोखला भाग है। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके केंद्र पर यदि हम प्लस क्यू चार्ज रख दें, ओके, तो प्लस क्यू चार्ज रखने के कारण इसके अंदर वाले सेल में और बाहर वाले सेल में या कह सकते हैं अंदर वाले सरफेस पे और बाहर वाले सरफेस पे कौन कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए हम कैसे समझेंगे कि इसके अंदर वाले पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। तो हमको करना क्या होता है कि हम एक ये जो मटेरियल है ठोस पार्ट है इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। यही मेरा गॉसियन सतह है। ओके और आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर मटेरियल में, चूंकि यह गॉसियन सरफेस मटेरियल में है, तो किसी भी चालक के अंदर इस वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल्स टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके क्या यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देते हैं तो 0 इंटू समथिंग होगा, तो लास्टली यहाँ देखिए q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको पता चल चुका है एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजिएगा तो 0 इंटू ds इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू q इनसाइड। तो हमको पता चल चुका है कि q इनसाइड इक्वल्स टू 0। मतलब यह जो हमारा गॉसियन सतह है ब्लैक वाली कलर में, उसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। अब हमको यह नहीं पता है कि इसके अंदर वाले पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो हमने अपने मन से मान लिया है कि इस वाले के अंदर वाले सतह पर यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि अंदर वाली सतह पर Q चार्ज उत्पन्न हो रही है यानी डेवलप हो रही है। मतलब लेट प्लस Q चार्जेस डेवलप या Q चार्जेस डेवलप ऑन द इनर साइड। अब बताइए तो इस वाले पूरे सेल के अंदर हमने माना है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर Q चार्ज डेवलप हो रहा है अंदर में। आपका रिजल्ट आया है Q इनसाइड 0। Q इनसाइड मतलब इस सतह के अंदर, काले वाले सतह के अंदर कुल चार्ज 0 होना चाहिए। तो पहले से प्लस Q और पुनः Q, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q प्लस Q इक्वल्स टू किसके, 0। तो हमको पता चला कि यह जो Q है जो हमने माना अंदर वाली सतह पर वह कितना होना चाहिए, माइनस Q के इक्वल। सही है। तो आज से हमें यह पता चल चुका है कि किसी भी खोखले गोले के केंद्र पर जो चार्ज डेवलप करते हैं, चाहे जो चार्ज देते हैं, उसके चार्ज के समान बट अपोजिट साइन। यहाँ पे देखिए प्लस दिए थे तो क्या आंसर आया इसके अंदर वाले सतह पर, माइनस। यहाँ आगे माइनस दोगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज अंदर है उतना ही चार्ज इसके सतह पर होना चाहिए ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए, तब तो गॉस लॉ वैलिड होगी, अदरवाइज गॉस लॉ वैलिड नहीं होगी। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट हमें यही लिखना है। इसको देखने के बाद यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो हम रिजल्ट लिखते हैं कि गोले इसी को बोलते हैं थिन सेल। थिन सेल, तो थिन सेल के केंद्र पर या अंदर में भी बोल सकते हैं, जो चार्ज दिया जाता है उसके अपोजिट नेचर, मतलब विपरीत प्रकृति के, उसके अपोजिट नेचर तथा समान परिमाण बोलिए या मैग्नीट्यूड, समान मैग्नीट्यूड का
आवेश अंदर वाली सतह या सरफेस पर डेवलप मतलब उत्पन्न होती है। सही है क्या? मतलब क्या है, आज से हमने यह जाना कि if we place a charge q inside the hollow sphere, in that condition the same magnitude of charge but opposite nature will develop on the inner side। जो inner surface है, ये जो inner वाली surface आपको दिख रही होगी, यह inner वाली surface, तो इस सतह पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस, और सेम मैग्नीट्यूड का। ओके क्या? अब जरा सा सोचिए कि दो सतह है, एक अंदर वाली, अब कोई आपसे पूछे कि बताइए बाहर वाली सतह पे कितना चार्ज होगा। तो पहले तुम जरा यह सोचो कि जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था तो ये जो रिंग थी, या कह सकते हो रिंग की तरह जो बन रही है थिन सेल, तो यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ पर हमने डाला प्लस क्यू तो यहाँ पर आया माइनस क्यू। बट आप जरा सा सोचो कि पहले से या जो थिन सेल है ये वाली, ये जो थिन सेल है जो पहले से, उस पर टोटल चार्ज कितना था? 0। पहले से तो कोई चार्ज नहीं था, तो पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बताया गया है कि चार्ज हमेशा कंजर्व होती है। मतलब पहले जितना चार्ज था बाद में उतना ही चार्ज होना चाहिए। मतलब पहले इस पे 0 चार्ज थी, अब इस पे माइनस क्यू आया है, तो इस पर क्या रखे ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए? तो आप सोच सकते हो कि ये प्लस माइनस क्यू है, तो बाहर वाले पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। तभी तो देखिए इन दोनों को जोड़ो, प्लस क्यू माइनस क्यू 0, लास्ट में आपने डाला था क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू ही होना चाहिए। तो इन दोनों को कैंसिल करोगे तो भी क्यू बचेगा। यानी हमको यही समझना है कि फर्स्ट केस में जो डालेंगे अंदर में डेवलप होगा। फिर हमको देखना है कि ये जो स्ट्रिप है, ये जो कह सकते हैं पतले पट्टी बन रही है, रिंग की तरह दिख रही है, इसमें पहले से कितना चार्ज है। अगर पहले से 4 कूलम चार्ज था तो आपको 4 कूलम होना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस है 1 कूलम, तो बगल में लिखेंगे 5 कूलम, तब तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 कूलम। मतलब एक बार कंजर्वेशन भी लगा के सोचना है। ऑलवेज चार्ज का कंजर्वेशन वैलिड होगा, पहले जितना चार्ज था बाद में भी उतना ही चार्ज रहेगी। तो हम क्या देख लिए कि यह तो अंदर वाली सतह पर, और खोखले गोले पर कितना चार्ज डेवलप होता है? तो जितना अंदर डालते हैं उसके जस्ट अपोजिट अंदर वाले सतह पर, और सेम चार्ज कहां डेवलप होगी? बाहर वाले सतह पर। यही कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि किसी भी थिन सेल के अंदर किसी भी बिंदु पर, क्या देखा कि किसी भी थिन सेल के अंदर में चार्ज प्लेस करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट चार्ज कहां डेवलप होती है? अंदर वाले सेल पे, और उतना ही चार्ज कहां डेवलप होती है? बाहर वाले सेल पे। यहाँ देखिए अंदर में जब डाले प्लस तो अंदर वाले में आया कितना? माइनस, और उसके जस्ट सेम चार्ज कहां आया? प्लस। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा तो आपको सारा प्रॉब्लम बनाने चला आएगा। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, कैसे कैसे प्रॉब्लम डील करना है। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक थिन सेल है, मतलब खोखला गोला है, और इसमें पहले से मान लेते हैं कि 3q चार्ज था। ओके, अब जरा सा सोचिए, इसके सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है। आपसे पूछे कि बताइए इस प्लस क्यू चार्ज को रखने के कारण ये जो सेल है इसके अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट, यानी अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह पर कितना चार्ज डेवलप होगा। तो बस तुरंत हमको ये दिमाग लगाना चाहिए कि चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हमको पता है कितना ही चार्ज इसके अंदर वाले पे डेवलप होगा। तो यहाँ पे प्लस, तो इसके अंदर वाले पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? माइनस। सही है क्या? तो यहाँ पे माइनस, और चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और बाहर में इसके प्लस के अनुसार, मतलब सेम चार्ज डेवलप होता है। ओके क्या? या अब कैसे हम करें ताकि इन दोनों का सम 3q के बराबर हो जाए, यह भी तो सोचना है, क्योंकि पहले से इस पे कितना चार्ज था? 3q, तो अब भी कितना होना चाहिए? 3q चार्ज होना चाहिए। इसको ऐसे लिखिए ताकि जोड़ना आसान हो, q। अब देखिए, तो अब क्या करना रहता है, देखिए जरा, यहाँ पे प्लस तो अंदर में माइनस, और बाहर में आएगा सेम चार्ज। अब देखो तो हमको नहीं पता है कि फाइनली इस पे कितना चार्ज डेवलप होगा। तो देखिए इसका फिगर हम यहां बनाते हैं। अब बारी बारी से सोचेंगे, अंदर में डाले प्लस तो यहाँ पे आप प्लस ऐड कर दीजिए,
प्लस क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। अब माइनस क्यू आ चुका है, बट पहले से इस पे टोटल चार्ज कितना है 3q, तो बाहर वाले सतह पर कितना होगा तो हमको यहाँ नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि बाहर वाले सतह पर x चार्ज डेवलप हुआ। अब इन दोनों का सम माइनस क्यू प्लस एक्स किसके बराबर होना चाहिए 3q, क्योंकि चार्ज का मान कंजर्व होता है, चार्ज कभी चेंज नहीं करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या x माइनस क्यू, इन दोनों का सम, अंदर वाला और बाहर वाले का सम किसके बराबर होना चाहिए। पहले से कितना चार्ज था 3q, तो क्या यहाँ से x का वैल्यू 4q आ जाएगा। सही है, यानी कि ये जो x है फाइनली इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे डालेंगे प्लस, अंदर में आएगा माइनस, यहाँ पे 4q। अब जरा जोड़ के देखिए, तो अगर इस चार्ज को नहीं डाला जाता तो टोटल चार्ज कितना था 3q, यहाँ भी जोड़िए प्लस क्यू माइनस क्यू, काम खत्म, ये बच रहा है कितना 4q, और सॉरी यहाँ पे आपने प्लस डाल दिया ना। अब देखो तो इस क्वेश्चन में जरा सा देखिएगा 3q प्लस q, तो टोटल कितना 4q, और यहाँ भी देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो रहा है 4q, मतलब ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होना चाहिए। अब जरा सा सोचो, यहाँ पे है बाहर वाली जो सतह है, इस सतह पर टोटल कितना 3q, तो यहाँ पे भी टोटल कितना होना चाहिए 3q। देखिए 4q में से q घटाएंगे तो कितना बचेगा 3q चार्ज बचेगा। मतलब यही ध्यान रखना है कि हमको पहले अंदर वाले पे डेवलप कर लेना है और उतना ही बाहर पे डेवलप करना है। तो बाहर पे पहले से था 3q, तो अंदर का एक और q आएगा, तो 3q प्लस q दैट इज इक्वल्स टू 4q। तो सोचने का तरीका है, और हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अपने से चेंज नहीं, जैसे अभी हमने खुद से चेंज किया तो कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। ऑलवेज ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन तो ऑलवेज वैलिड होगा, कंजर्वेशन अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज गलत हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस बार लेते हैं 5q चार्ज, और इस बार सेंटर पे हम देखिए क्या देते हैं, इस पर सेंटर पे हम दे दिए -2q, कितना देते हैं -2q ही दीजिए q। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इस चार्ज को डेवलप अंदर डालने के कारण खोखले गोले के अंदर अगर -2q चार्ज देते हैं, तब इस पे जो स्फीयर के अंदर वाले पार्ट, या कह सकते हैं खोखले गोले के अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट पे कौन कौन चार्ज डेवलप होगी। तो तुरंत इसका हम फिगर यहाँ बना डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर है -2q, तो आपको पता है कि जस्ट इसके अंदर में अपोजिट चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड, तो ये तो पता लग चुका है कि यदि यहाँ पर -2q है तो यहाँ पे आएगा +2q। ओके, अब यहाँ पे यदि +2q आया तो इसके बाहर में कितना आएगा -2q। ओके, क्या -2q, और पहले से कितना था 5q, तो 5q -2q, तो बचेगा कितना 3q। ओके, तो लास्टली इस पे कितना बचने वाला है 3q। अब जरा सा जोड़ के देखिए, तो 3 और 2 5, इस पे होना कितना चाहिए था 5, अंदर में कितना डाले थे -2q, तो -2q। अब टोटल को जोड़ के देखिए, ये दोनों तो कैंसिल, तो बचा कितना टोटल चार्ज 3q। यहाँ भी तो जोड़ करके देखिए -2q प्लस 5q, तो 3q, मतलब टोटल चार्ज, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, और साथ ही साथ हमको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने चला आया। हम देखो एक चीज और है ना, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमको यह पता चले कि किसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। देखिए अंदर वाले पे 2q चार्ज है, एरिया तो सेम होगा, बाहर वाले पे देखिए 3q चार्ज है, एरिया सेम है, तो यहाँ का डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है, यहाँ का डेंसिटी ऑफ चार्ज कम है। ओके, तो इस तरह से हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करने आना चाहिए। हाँ, कभी कभी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो एक तो मेथड क्या है कि हम नहीं जानते हैं तो x मान लें और दोनों को जोड़ के 5 के बराबर करें। या अगर आपको समझ में आने लगा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2। अब जब +2 हो गया तो टोटल होना चाहिए था 5, तो 5 होना चाहिए था, अंदर को मिल गया 2, तो बचा कितना 3। यही ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है, टोटल कितना था, अंदर में कितना गया तो बाहर में कितना गया, यही करोगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं डबल वाले के पास। अगर डबल वाला क्वेश्चन चलाए तब क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या करना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले हम एक सेल का पढ़ रहे थे, हमारे पास दो सेल है, 1 और 2 सेल्स है। यहाँ पे देखिए 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल है। अब क्या करना है, आपको बारी बारी से यह बताना है
ये जो सेल है इसके अंदर में कितना होगा, बाहर में। उसी तरह से इस सेल के अंदर में कितना होगा और बाहर में, यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ पे 3 सेल है, तो इस सेल के अंदर में कितना चार्ज होगा, बाहर में कितना, फिर इस सेल के अंदर और बाहर में कितना, इस सेल के अंदर और बाहर में कितना चार्ज डेवलप होगा, यही आपको पता करना है। अब चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके क्या। तो बारी बारी से सोचना है, बाहर वाले के लिए नहीं, हम सेपरेट बाय सेपरेट अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ओके देखिए, यदि यहाँ पे है माइनस क्यू, तो आपको पता है कि जस्ट इसके अपोजिट होगा अंदर वाले पे, तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना डेवलप होगा, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू होना चाहिए। और पहले से बाहर में कितना था, माइनस 3 क्यू, तो क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 क्यू और प्लस क्यू, तो बचेगा माइनस 2 क्यू। ये तो पता चल चुका है कि यहाँ पर कितना डेवलप होगा, माइनस 2 क्यू, सही है। अच्छा अब चलिए, अब हमको इस सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि इस सेल का अंदर भी पता चल चुका है, बाहर भी। इस सेल के बारे में सोचिए, तो जब इस सेल के बारे में सोचेंगे तो पहले इसके अंदर में तो जोड़ेंगे कि टोटल चार्ज कितना है। तो देखिए, तो टोटल चार्ज, यह दोनों कैंसिल, आपको हम सेपरेट करके बताते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। देखिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से फिगर बनाते हैं। पहले हम इस सेल को देखते हैं, तो यहाँ पर है क्यू चार्ज, ओके क्या। तो अगर सेंटर पे प्लस क्यू रखे हो तो आपको पता है कि जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे आएगा माइनस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू, तो इसके बाहर में आना चाहिए प्लस क्यू, और प्लस क्यू आना चाहिए, बट पहले से बाहर में कितना है, माइनस 3 क्यू। तो आप सोचो, माइनस 3 क्यू पहले से और बाहर में फिर से दे रहा हो प्लस क्यू, तो बचा कितना, माइनस 2 क्यू। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लास्टली इस पे बचेगा माइनस 2 क्यू, ओके। तो हमको एक सेल पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे सेल पे कितना चार्ज होगा। तो देखिए दूसरे सेल को कैसे करेंगे, तो दूसरे सेल का फिगर बना डालिए, ओके। अब दूसरे सेल का जैसे ही फिगर बना लेते हो, अब देखिए इस दूसरे सेल के अंदर में बताना है, बाहर में। तो सबसे पहले तो देखो कि इस सेल के अंदर कुल चार्ज कितना है, तो जोड़िए, प्लस और माइनस खत्म, तो बचा कितना, माइनस 2 क्यू, यानी कि सेल के अंदर है माइनस 2 क्यू। तो आपको पता है जितना अंदर होता है जस्ट उसके अपोजिट यहाँ डेवलप होता है, तो यहाँ पे माइनस 2 क्यू डेवलप है, तो आपको पता है कि अंदर में प्लस 2 क्यू होगा, सही है। प्लस 2 क्यू यहाँ, तो जस्ट इसके अपोजिट कहाँ डेवलप होगा, माइनस 2 क्यू बाहर। अब जरा सा देखिए, तो पहले से इस पे कितना था, 5 क्यू, तो पहले से था 5 क्यू और फिर कितना आया, माइनस 2 क्यू, तो बचा कितना, 3 क्यू। इसका मतलब इस पे लास्ट चार्ज कितना बचेगा, बाहर वाले पे 3 क्यू। अब जरा सा कंजर्वेशन लगा के देखिए, अब जरा सा कंजर्वेशन लगा के देखोगे तो सबसे पहले देखो केंद्र पर कितना क्यू, तो केंद्र पे कितना क्यू। अब पहले वाले सेल को देखिए कितना है, माइनस 3 क्यू, तो यहाँ भी जोड़िए 2 और माइनस 1, तो माइनस 3 क्यू। लास्ट वाले सेल को देखिए, यहाँ कितना है 5, तो यहाँ कितना मिला 2 और 3 5, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वैलिड है। इसी तरह से आपको करना है, पहला सेल पुनः दूसरे सेल को करना है, बारी बारी से सेपरेट करके बनाओगे, कभी गलती नहीं होगी। अब चलते हैं उसको, मतलब 3 सेल वाला क्वेश्चन चला है, तब कैसे बनाते हैं। देखिए 3 सेल वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल को बनाते हैं। फर्स्ट सेल पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू। तो आपको पता है कि जितना चार्ज होता है अंदर में उसके जस्ट अपोजिट यहाँ और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ, मतलब ओके, या कह सकते हैं जो अंदर में होता है वो बाहर और जस्ट इसके अंदर में कितना आएगा, माइनस क्यू। बट अब जरा सा देखो, पहले से इस सेल पे कितना चार्ज था, माइनस 2 क्यू, तो पहले से था माइनस 2 क्यू, अब बाहर में फिर से कितना आया, प्लस क्यू, तो बचा क्या, माइनस क्यू। यानी हमको यह पता चलता है कि इस पे प्लस क्यू ना होकर के कितना होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए, ओके क्या। कंजर्वेशन भी यही देख लीजिए, दूसरे वाले पहले वाले सेल पे कितना है, माइनस 2 क्यू, होना भी कितना चाहिए, माइनस 2 क्यू। तो देखिए माइनस और माइनस 1 तो माइनस 2, ओके, यानी कि हमको माइनस 2 क्यू चार्ज मिल चुका है। अब चलते हैं तीसरे वाले, अब चलते हैं फर्स्ट सेल का बना लिया, अब सेकंड सेल को बनाते हैं। तो सेकंड सेल का कैसे बनेगा, तो सेकंड सेल का फिगर पहले बना लीजिए, ये है सेकंड सेल। अब चलते हैं सेकंड सेल का बनाना है, तो सबसे पहले सेकंड सेल के अंदर में देखेंगे कि अंदर में कितना चार्ज है। तो सेकंड सेल के अंदर में तो टोटल चार्ज जोड़िए कितना है, ए और ए कैंसिल, बच कितना रहा है, माइनस क्यू चार्ज। जब माइनस क्यू चार्ज है टोटल अंदर में, तो आपको पता है कि जितना अंदर में होता है उसके जस्ट अपोजिट बाहर में डेवलप होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस क्यू यहाँ, तो बाहर में कितना आना चाहिए, माइनस क्यू। बट यहाँ जोड़िए, बाहर में कितना है 4 क्यू, तो बाहर में है 4 क्यू और अंदर से मिला माइनस क्यू, तो बचेगा कितना 3 क्यू, यानी यहाँ पर होना चाहिए 3 क्यू। जरा सा कंजर्वेशन को जोड़िए, तो देखिए 3 और 1 4, यहाँ भी देखिए 4, मतलब कंजर्वेशन वैलिड है। अब चलते हैं अगले केस में,
अगला सेल बनाते हैं। जैसे ही अगला सेल बनाएंगे उस सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए अब इस सेल में बनाना है तो सबसे पहले देखिए कि अंदर में कितना चार्ज है, तो देखिए तो यह कैंसिल तो बच रहा है कितना +3q। इसके अंदर में टोटल चार्ज है +3q, तो आपको पता है कि उसके जस्ट अपोजिट डेवलप होता है, तो +3q अंदर तो यहाँ बनेगा -3q और जस्ट इसके अपोजिट यहाँ +3q। अब +3q बना, पहले से कितना था 8q, तो देखिए 8q पहले से था, बाहर से मिला 3q तो हो गया 11q। ओके क्या 11q चार्ज हमको मिल चुका है। यहाँ 3q ना होकर कितना होना चाहिए 11q होना चाहिए। चलिए तो अब हमको क्या क्या समझ आ गया, जैसे कंजर्वेशन मिलाते हैं, अंदर में कितना q तो q, पहले वाले सरफेस पे -2q, तो देखिए q और q -2q, दूसरे वाले सरफेस पे 4q, तो जोड़िए तो 3 और 1 4 4q, इस वाले सरफेस पे 8 होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 11 में से 3 गया 8, मतलब कंजर्वेशन भी वैलिड है। यानी कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज करने का जो हमने एक तरीका बताया कि पहले सेल का बनाइए, पुनः दूसरे सेल का बनाइए, पुनः तीसरे सेल का बनाइए, आपका आंसर चला आएगा। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम के बाद हम लोग प्लेट के बारे में जानेंगे कि प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद आपका यह कैंसिल मतलब कह सकते हो कि गॉस लॉ फिनिश हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और क्या क्या ध्यान देना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और आपको यह ध्यान देना है कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो बी सेल है उसको अर्थिंग किया हुआ है और आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप तभी कर पाओगे जब सबसे पहले आपको चार्ज पता है। जैसे देखिए इस पे चार्ज पता है 2q, सी वाले पे पता है चार्ज बट बी वाले पे चार्ज पता नहीं है, तो सबसे पहला तो टारगेट है कि बी पे चार्ज कितना है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, वोल्टेज वाले मेथड से। ये वाला क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि बी पर चार्ज कितना है। जब हमको चार्ज पता चल जाएगी तब हम क्या करेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, पता करेंगे कि सेल ए के अंदर में कितना है, बाहर में कितना है, सेल बी के अंदर में कितना है, बाहर में कितना है, सेल सी के अंदर और बाहर में कितना चार्ज है। ओके, तो हमें यह नहीं पता है कि बी पे कितना चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन बी इज इक्वल्स टू क्यू। अब देखिए इस पे हमने चार्ज मान लिया है Q। ओके, अब Q मान लिया है तो आपको पता है कि सेल B को अर्थिंग किया है और अर्थिंग जिस सेल को कर देते हैं या जिस मेटालिक प्लेट को कर देते हैं उसका वोल्टेज 0 हो जाता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वोल्टेज ऑफ B इक्वल्स टू 0। अब B का वोल्टेज कैसे निकालते हैं, तो B का वोल्टेज A के कारण, B का वोल्टेज B के कारण और B का वोल्टेज C के कारण और तीनों 0 होना चाहिए। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, देखिए निकालना है बी का वोल्टेज किसके कारण, ए के कारण, तो चार्ज है अंदर, तो अंदर में चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का वैल्यू आपको निकालना सिखाया गया, तो वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लेंगे 3r। यहाँ चलिए बी का वोल्टेज निकालना है बी के कारण, तो बी पे कितना चार्ज है क्यू और सरफेस पे चार्ज होती है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर यानी डिस्टेंस। अब चलते हैं B का वोल्टेज निकालना है C के कारण, तो देखिए C यहाँ है, चार्ज बाहर है और पॉइंट अंदर है, तो आपको पता है कि किसी भी सेल के अंदर में पॉइंट होती है तो उसका वोल्टेज उतना ही होता है जितना सरफेस का वोल्टेज होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K 4Q बाई 4R। सही है, और तीनों के वोल्टेज का सम किसके इक्वल होना चाहिए 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 बार, और देखिए 4 ऊपर हो जाएगा 8KQ, यहाँ पे करिएगा तो 4K स्मॉल q और यहाँ पे कीजिएगा तो 4 यानी कि 12KQ इज इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करेंगे इसे, देखिए एक क्रॉस करोगे तो उधर हो जाएगी 0 और KQ यहाँ और KQ यहाँ, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20KQ प्लस 4KQ is equals to 0। 20KQ is equals to minus 4KQ और ये और कैंसिल करेंगे तो Q का वैल्यू बच रहा है 5 टाइम्स माइनस 5, यानी हमें क्या पता चल चुका है कि यह जो B सेल है इस पे कितना चार्ज है -5Q के इक्वल। तो चार्ज तो मालूम हो गया, अब जैसे ही चार्ज मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज निकालेंगे। चलिए
अब हम क्या करते हैं, सेल देखिए इस पर आया -5Q, इस पर था 2Q और इस पर था आपका 4Q। ओके क्या, यानी कि हमें मालूम हो चुका है कि जो सेल ए है हमारी, दिस इज सेल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तीनों सेल पे हमको चार्ज मालूम हो चुका है। अब हमको बारी बारी से प्रत्येक सेल के अंदर और बाहर में हमको चार्ज बताना होगा। ओके क्या, तो देखिए प्रत्येक सेल के अंदर और बाहर में कितना चार्ज होगा। हमने आपको एक मेथड बताया था कि जब भी सेल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो उस केस में आपको करना क्या चाहिए कि पहले बारी बारी से सेल बनाइए। सबसे पहले ए बनाएंगे, ए पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी बनाएंगे, बी पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सी बनाएंगे और सी पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए हम ए बनाते हैं, दिस इज ए। अब जरा सा देखिए ए पर है, ए के सबसे पहले अंदर में देखिए ए के अंदर में कितना चार्ज है, तो ए के अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो जब अंदर में चार्ज नहीं है तो आपको पता है कि जितना चार्ज अंदर में होता है उसका अपोजिट यहाँ और उसका सेम चार्ज यहाँ डेवलप होता है। अगर अंदर में 0 चार्ज है तो यहाँ पर होगा 0 चार्ज, तो यहाँ पे होगा 0 और इसके जस्ट बाहर में भी 0 डेवलप होगा 0। बट यहाँ देखिए पहले से कितना था 2Q, 2Q क्या, तो 0 और पहले से 2Q ऐड करोगे तो कितना बचेगा 2Q चार्ज। यानी हमने यह देख लिया कि हमारे जो सेल हैं ए वाले सेल उस पर अंदर में 0 और बाहर में 2Q। अब जोड़ के देखिए 0 + 2Q तो 2Q होना चाहिए, मतलब कंजर्वेशन है, वैलिड है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के पास। ए का तो हो गया, अब हम जरा बी बनाते हैं। ये हो गई बी सेल। अब बी सेल को जरा सा देखिए, बी सेल पे है पहले से -5Q। अब पहले सेल के अंदर देखो, इस सेल के अंदर टोटल चार्ज कितना है +2Q। तो आपको पता है जितना चार्ज होता है उसके जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट तो यहाँ पे +2Q है, तो क्या यहाँ पे -2Q डेवलप होगा। अगर यहाँ -2Q तो यहाँ पे होना चाहिए +2Q। बट यहाँ देखिए पहले से इस पे कितना चार्ज था -5Q, Q है कैपिटल वाली Q, और अब कितना आ गया इस पे 2Q, तो बचा कितना -3Q। यानी हमको यह पता लग चुका है कि इस पे बच रहा है -3Q। अब जरा सा कंजर्वेशन चेक कर लीजिए। सेल बी पे कितना चार्ज होना चाहिए -5। देखिए सेल बी पे कितना है -5, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब हमको बनाना है सेल 3। ये हो गई हमारी सेल 3। ओके क्या, अब सेल 3 पे देखिए जरा, सबसे पहले सेल 3 के अंदर में टोटल चार्ज बताइए। तो देखो यह कैंसिल -3Q, तो आपको पता है कि जितना अंदर में चार्ज होता है जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे डेवलप होता है। तो यहाँ पे -3 है तो यह तो पता लगता है कि यहाँ पे +3 होगा, तो यहाँ पे -3। अब -3 डेवलप होगा बट पहले से यहाँ कितना है 4Q और -3, तो लास्टली बचेगा कितना Q। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पे कितना चार्ज होना चाहिए Q। यानी अब देखिए जरा तो हम कंजर्वेशन चेक करते हैं। ए पर चार्ज बताइए 2Q, ए पे है कितना 2Q। बी पे चार्ज बताइए -5, तो यहाँ देखिए 3 और 2 -5। सी पे टोटल चार्ज 4, यहाँ देखिए 3 + 1 कितना है 3 + 1 4। यानी कि हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा, पहले अर्थिंग की हेल्प से, वोल्टेज की हेल्प से हमने यह सीखा कि चार्ज कैसे निकालेंगे। चार्ज निकालने के बाद अब हमने यह सीखा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है हमारे अनुसार सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम बारी बारी से सेल बनाएंगे और सेल बना करके अंदर बाहर सोच सोच के हमें देखेंगे कि वो पॉइंट अंदर है कि बाहर, और उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ओके, इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए फिनिश हो चुका है। अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू थिन प्लेट। ठीक है, तो प्लेट के द्वारा कैसे होगी। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्फेरिकल प्लेट पढ़ लिया था कि जैसे मान लेते हैं कि इस तरह का स्फेरिकल प्लेट होगा, या कह सकते हैं थिन सेल होगी, तो अंदर वाले पार्ट पे, बाहर वाले पार्ट पे, अंदर वाले पार्ट पे और बाहर वाले पार्ट पे कितना चार्ज होगा, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट्स। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फिगर हैं, मानते हैं कि यह प्लेट नंबर ए है और प्लेट नंबर बी है। अच्छा, हमने क्या किया है कि प्लेट नंबर 1 को Q1 चार्ज और प्लेट नंबर 2 को Q2 चार्ज दिया है।
अब आपसे पूछा यह जाएगा कि अगर दोनों प्लेट को पैरेलली प्लेस कर दिया जाए, समानांतर प्लेस कर देते हैं, तो आप यह बताइए कि सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 मतलब सतह 1, 2, 3, 4 पे कौन कौन सा चार्ज आएगा। अच्छा देखिए, इस तरह की क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, बट हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको लॉन्ग वाला मेथड बताते हैं, जिससे आपको मतलब रियली में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे कैसे सोल्व करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से सरफेस पे कितना चार्ज आएगी। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसे हम एक बॉक्स में कर देंगे, पुनः इसका एक शॉर्टकट जानेंगे, आफ्टर दैट 2-3 प्रॉब्लम करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जिस तरह के भी क्वेश्चन है हमारा अप्रोच सही हो जाए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो देखो, हमें यह नहीं पता है कि इस प्लेट पर यदि हम टोटल Q1 चार्ज देते हैं तो इस वाले सरफेस 1 और 2 पे कितना चार्ज आएगा। तो हम अपने मन से मान लेते हैं, देखिए माना कि सरफेस 2 तथा 3 पर Q1 एंड Q2 चार्ज डेवलप होती है। यानी हमने मान लिया कि सतह 2 और सतह 3 पर, एक सतह 2 पर Q1 और सतह 3 पर Q2 चार्ज उत्पन्न हो रही है। ओके, तो देखिए अगर यहां पर हमारा Q1 चार्ज आ गया और यहाँ पे Q2 चार्ज आ गया, तो अब जरा सा सोचिए हमारे पास टोटल कितना था Q1, इसमें से छोटा सा Q1 इस साइड चला आया है, तो रेस्ट कितना होगा, बचा कितना मेरे पास। तो क्या मैं लिख सकता हूं कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q1, यानी कि आपको चेक भी करना हो कि क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल, तो क्या कैपिटल Q1 बचेगी, इसका मतलब सही लिखा है। यहाँ पे देखिए टोटल Q2 था, यहां से स्मॉल Q2 आपने इधर लिया है, तो इधर कितना बचेगा Q2 माइनस स्मॉल Q2। ओके, क्या तो हमने यह देख लिया कि 1 पे और 2 पे जब हमने चार्ज को लिया Q1 और Q2 2 और 3 पे, तो हमें 1 और 4 पे चार्ज मिल चुकी है। अब हमें यह पता करना होगा कि आखिर Q1 होगा कितना और Q2 होगा कितना, क्योंकि उसे तो हमने मन से ले लिया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अच्छा, आपको क्या क्या पता है, तो आपको जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ाया जा रहा था तो एक बात बताई गई थी कि किसी भी प्लेट के द्वारा, थिन प्लेट के द्वारा किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सतह आवेश घनत्व। अच्छा, अब हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, देखिए तो इस सिग्मा, ए सिग्मा है, इस सिग्मा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं Q बाई ए। तो मेरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चला आएगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चला आएगा, पहले था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब चला जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। बस हमने किया क्या है, तो हमने सिग्मा की जगह Q बाई ए पुट कर दिया है, तो ए मेरा रिजल्ट चला आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके एक सेकेंड, शायद आपको नहीं दिख रही है, देखिए अब इस रिजल्ट को हम यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया कर लेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यह पता करना है कि Q1 का वैल्यू कितना होगा और Q2 का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, हम एक पॉइंट और जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर इन एनी कंडक्टर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका कंडीशन क्या था कि वह इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए। मतलब हमको पता है कि किसी भी चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। अब देखिए, चूंकि यह एक कंडक्टर प्लेट है, यह भी एक कंडक्टर प्लेट है जिसकी दो सतह है 1 और 2। अब हमको क्या करना है कि हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे, देखिए इस चालक के अंदर एक पॉइंट लेते हैं P,
और हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्लेट के अंदर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, मतलब प्लेट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि प्लेट हमारी कंडक्टर है, चालक प्लेट है। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम फिगर को उधर बना देते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो। चलिए देखिए जरा यहाँ पे, यही मेरी प्लेट है, इस पे Q1 चार्ज आया है और इस पे Q2 चार्ज है। सतह 1 2 3 4। अच्छा, आपने क्या क्या मान लिया था? इस पर आपने Q1 मान लिया, इस पे आपने Q2, यह है Q2 माइनस Q2, यह है Q1 माइनस स्मॉल q1। ओके, और फिर हमने कहा कि यहाँ पर एक पॉइंट P लेते हैं जिस पर हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, क्योंकि यह कंडक्टर के अंदर है। अब हमको करना क्या है कि पॉइंट P पर सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन के साथ देखेंगे। तो जरा सा देखिए पॉइंट P, अब देखिए पॉइंट P यहां है और सरफेस 1 के द्वारा, तो देखिए सरफेस 1 पे Q1 माइनस स्मॉल q1 चार्ज है क्या? तो आपको पता है कि प्लस चार्ज है, तो प्लस और टेस्ट चार्ज हम रखते हैं। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना हो तो आप जिस पॉइंट पे बताना हो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन, तो रिपल्सन होगी तो राइट साइड की तरफ जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो इधर आएगा। ओके, अच्छा E1 का वैल्यू कितना होगा? तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, यही फॉर्मूला होती है। तो देखिए क्या मैं E1 की जगह लिख सकता हूं? देखिए तो प्लेट 1 पे चार्ज है Q1 माइनस स्मॉल q1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। E1 निकल चुका है। अब देखते हैं प्लेट 2 के द्वारा पॉइंट P पर, तो देखिए 2 पे भी प्लस चार्ज है और टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगी तो किधर? लेफ्ट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर आएगी लेफ्ट साइड, तो यह हो गया E2, और E2 का वैल्यू कितना होगा? तो फिर से E2 का वैल्यू होगा Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। सही है। फिर पॉइंट P को यहाँ नीचे दर्शा देते हैं। अब देखते हैं सतह 3 के द्वारा, तो सतह 3 के द्वारा क्या देखिएगा? तो यह भी प्लस है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो किधर आएंगे? लेफ्ट साइड। ये हो जाएगी E3 जिसका वैल्यू हो जाएगा Q2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। पुनः पॉइंट P को देखिए और यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस प्लस में रिपल्सन, तो लेफ्ट ही साइड आएंगे। तो ये पॉइंट P है और इधर की तरफ तो E4, और E4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q2 माइनस स्मॉल q2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। ओके, आपने क्या पढ़ा है कि पॉइंट P पर कंडक्टर के अंदर है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। 0 होने का मतलब क्या है कि इन सभी का सम 0 होना चाहिए, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो एक डायरेक्शन में उसको एक तरफ लिख देंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक तरफ लिख देंगे, ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या देखो तो जरा, E2, E3 और E4 एक डायरेक्शन में और E1 एक डायरेक्शन में, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? E2 प्लस E3 प्लस E4 इज इक्वल्स टू E1। तभी तो जितना इधर होगा उतना ही इक्वल के उस तरफ हो जाएगा। जब दोनों को घटाएंगे मतलब एक साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगी। अब देखिए तो सभी का वैल्यू रख दीजिए। E2 का वैल्यू कितना है? Q1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। E3 का वैल्यू कितना है? Q2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। E4 का वैल्यू कितना है? तो Q2 माइनस स्मॉल q2 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। इधर आइए E1, E1 का वैल्यू कितना है? E1 का वैल्यू है Q1 माइनस स्मॉल q1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू। सही है। अब देखिए तो ऐसा भी कह सकते हैं, नीचे का तो सब कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में क्या क्या बच रही है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q2 माइनस स्मॉल q2, इधर हो रहा है Q1 माइनस Q2। ओके, यहाँ पे देखिए यह और यह कैंसिल। अब क्या करेंगे? देखिए इस Q2 को, सॉरी यहाँ पे Q1 है,
देखिए यहाँ पे Q1 है। अब देखिए जरा हम क्या करेंगे कि Q1 को एक तरफ और इस Q2 को एक तरफ भेज देंगे। तो देखिए आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिलने वाला है, यह Q1 और इधर से Q1 आएगा तो Q1 प्लस Q1 और इधर हो जाएगा Q1 माइनस Q2। तो लास्टली बच रहा है Q1 बराबर 2Q1 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से Q1 का वैल्यू आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई। ओके, यानी हमें यह पता लग चुका है कि हमारी जो सतह 2 है जिस पर Q1 चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, कैपिटल Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यह चार्ज Q1 किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 बाई 2 के इक्वल है। अच्छा, और यदि हमें Q1 मालूम है तो क्या मैं प्लेट 1 पर सतह 1 पे चार्ज निकाल सकता हूँ, टोटल में से स्मॉल Q1 को घटा देना है। तो ऐसे देखिए नीचे यदि हम निकालना चाहेंगे या किस पे है, सतह 2 पर यदि हमें चार्ज निकालना है 1 पे, तो सरफेस 1 पे चार्ज कितना है, तो कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1। तो ओके, Q1 तो है और स्मॉल Q1 का वैल्यू यहां से, तो यहाँ पे कितना है Q1 माइनस Q2 बाई 2, एलसीएम लोगे तो आएगा 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 एंड लास्टली रिजल्ट आया Q1 प्लस Q2 बाई। यानी कि हम यह पता चलता है कि अगर इस पे हम Q1 चार्ज देते हैं तो इधर आता है Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इधर आता है इस साइड 1 पे आता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो अब हम रिजल्ट वहां लिखते हैं, कहां कितना चार्ज आया सरफेस 1 पे, चलिए सरफेस 1 पे कितना चार्ज आ चुका है, तो देखिए इसका टोटल वैल्यू कितना आया Q1 प्लस Q2 बाई 2। यानी हमें प्लेट 1 पे और प्लेट 2 पे चार्ज मालूम हो चुका है। अब जरा सा देखो, अगर यही पॉइंट जो P है हम इस प्लेट में ना लेकर के इस वाले प्लेट में लेते तो भी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होना चाहिए। और जब कैलकुलेशन करते तो देखो समरूपता है, जिधर यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे Q2 होता है। देखिए इस साइड कौन सा चार्ज आया, जिस पे लेना था उसमें से घटाए Q1 माइनस Q2। उसी तरह से यदि हम Q2 निकालने जा रहे होंगे तो क्या आएगा Q2 माइनस Q1। तो देखिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। क्यों, कैसे, क्योंकि देखो इस पे Q1 चार्ज दिए थे तो इधर वैल्यू कितना आया, इसमें से इसको घटाए Q1 माइनस Q2। उसी तरह से यदि हमको 3 पे चार्ज निकालना है तो 3 पे कितना चार्ज आएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। देखो इसको आप कर भी सकते हो, एक बार इस पे फिर से उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो लास्टली यही आंसर आएगा। ओके, अच्छा यदि आपको यह चार्ज पता करना है तो देखिए इधर कितना चार्ज आया था, दोनों का सम बाई 2, तो यहां भी दोनों का सम बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। देखो एक कैलकुलेशन ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप भी समझ सकते हो कि अगर यहां निकालेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा। उसी तरह से पॉइंट यदि आप यहां ले लोगे, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आंसर कितना होगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 इस पे, तो यहाँ पे होगा Q2 माइनस Q1 बाई 2। बाहर वाले पे हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों का सम बाई 2 और अंदर वाले पे दोनों का डिफरेंस बाई 2। ओके, अब जरा सा रिजल्ट देखिए, क्या मैं इसको ये जो चार्ज है इसको ऐसे भी लिख सकते हूं या Q1 माइनस Q2 बाई 2 माइनस साइन के साथ, ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए माइनस 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 प्लस, तो क्या यही हो जाएगा। अब हमें इस चार्ज को देखने के बाद क्या पता चलता है कि यदि हमारे पास दो प्लेट हो, देखिए यदि हमारे पास दो प्लेट हो तो हमें एकदम डैम श्योर है कि देखिए इन दोनों का वैल्यू देखिए Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ पे देखिए Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ है। यानी हमें यह पता चलता है कि यदि किसी प्लेट पर को यदि किसी दो प्लेट को समानांतर रख देते हैं तो जो आमने सामने की साइड होती है उस पर चार्ज का मान समान यानी वैल्यू सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे प्लस आएगी तो यहाँ पे माइनस। जैसे यहाँ पर यदि 10 कूलम प्लस में डालते हो तो यहाँ पे 10 कूलम क्या आएगी माइनस में। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में होगी। ओके क्या, और बाहर में क्या
क्या होगी, दोनों का चार्ज जो बचेगा चार्ज जितना यहाँ पे बचेगा चार्ज होगा। यानी कि अब हम इसे समराइज कर देते हैं पुनः। हम इसे एक अलग के मेथड से देखेंगे, आफ्टर एक प्रॉब्लम करेंगे इसका। देखिए जरा, अब मानते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन था, यही प्लेट थी, आपको बॉक्स में रिजल्ट लिखनी है। देखिए जरा, इस पर आपने दिया था Q1 और इस पे दिया था Q2। आपका आंसर क्या आया, बाहर वाले पे दोनों का सम बाई 2, बाहर में दोनों का सम बाई 2, और अंदर में रिजल्ट क्या आया, देखो अगर 1 पे निकालेंगे 1 पे तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, और 2 पे निकालेंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। देखिए तो जरा, हमें क्या पता चलता है, 1 2 3 4 दोनों आमने सामने की प्लेट पे चार्ज का मान समान होता है किंतु साइन अपोजिट होती है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और बाहर में क्या है, दोनों का सम बाई। अब इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि समानांतर प्लेट के बीच आमने सामने की भुजा पर चार्ज का मान तो समान होता है किंतु नेचर मतलब प्रकृति एक प्लस में होगी तो एक माइनस में। ओके, यानी कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करने को आएगा तो सबसे पहले हम यह देखें कि क्या दो साइड एक दूसरे के आमने सामने है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगी तो एक पे प्लस चार्ज आएगा तो एक पे माइनस, और दोनों का मान आपस में इक्वल होगा। ओके, देखिए इसे हम एक दो क्वेश्चन करके समझ लेते हैं कि ठीक है, जब भी पैरेलल प्लेट या समानांतर प्लेट का क्वेश्चन आएगा तो तब हमें यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज का बंटवारा करना है तो कैसे कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस सतह पे कितना चार्ज आएगी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा एक और मेथड से कर लेते हैं, आफ्टर इट हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कि ठीक है सर आपने तो निकाल दिया कि आमने सामने की भुजाओं पर आमने सामने की जो सतह है उस सतह पर आवेश का मान समान किंतु नेचर या प्रकृति अपोजिट होगी, कैसे पता चलेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि इस पर Q1 चार्ज आया, इस पे Q2 चार्ज आया, तो यह बचा था Q1 माइनस स्मॉल Q1 और यह बचा था Q2 माइनस स्मॉल Q2। इस पे Q2 चार्ज टोटल था और इस पे Q1 चार्ज टोटल था। अब देखो, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि देखिए, हम इस चालक के अंदर एक गॉसियन सतह ले लेते हैं। सही है, ओके। और आपको पता है कि यह एक गॉसियन सतह है जिसपे चार सतह है। कौन कौन, देखिए, एक ए वाली लाइन, तो इस सतह का नाम ए देते हैं, इस सतह का बी, इस सतह का डी और इस सतह का ओके। अच्छा देखिए, आपको यह तो जरूर दिख रहा होगा कि अगर इस पे प्लस चार्ज हो या इस पे माइनस चार्ज हो या कुछ भी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसी दिशा में होगी। ओके, या इस दिशा में होगी, यानी कि ऐसे हो या ऐसे हो, बट होगी इसी दिशा में, एक्स की दिशा में, या तो प्लस एक्स या तो माइनस एक्स। ओके, अच्छा, यह भी पता है कि यह जो सतह ए है तो यह चालक के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। ओके, सतह सी भी चालक के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। खत्म। अब सतह डी और सी को देखिए, आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल पर लंबवत होती है और बाहर की तरफ, ये तो सही और हमें पता चलता है कि सतह बी पर क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ तथा क्षेत्रफल पर लंबवत, क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ तथा क्षेत्रफल पर लंबवत। देखो, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसको भी पीछे की तरफ कर लीजिए, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अच्छा ओके, यदि हम चाहते हैं कि यह जो गॉसियन सतह है ए बी सी डी, इससे टोटल फ्लक्स बताइए, तो फ्लक्स कितना हो जाता है, फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी प्लस फ्लक्स ऑफ सी प्लस फ्लक्स ऑफ डी।
ओके। अच्छा, फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटू डेल्टा एस, E इंटू डेल्टा एस, E डॉट डेल्टा एस, और उसी तरह से E डॉट डेल्टा एस। ओके, चलिए अब जरा सा देखिए, ए पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जैसे ही यहाँ जीरो डालेंगे तो इसका आंसर हो गया जीरो प्लस। चलिए बी यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और एरिया वेक्टर है नीचे, कितना डिग्री का एंगल हो रहा है 90 डिग्री, और ए डॉट बी तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो, यानी कि यह भी क्या हो गया जीरो। उसी तरह से फिर देखिए सी, तो सी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जीरो है तो यह भी फ्लक्स जीरो। फिर फोर्थ में आएगी, देखिए एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो टोटल एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 का वैल्यू जीरो, यानी हमको यह पता चलता है कि टोटल फ्लक्स क्या है जीरो। और फ्लक्स बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला साइक्लिक इंटीग्रेशन E डॉट bs बराबर होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है क्या, यानी कि हमें यह पता चल जाता है कि यह जो सतह है उस सतह के अंदर में कितना चार्ज है। ओके, अच्छा अब यहां से एक रिजल्ट और हम लिख सकते हैं, देखिए एक रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, आया Q इनसाइड मतलब गॉसियन सतह ए बी सी डी के अंदर जितना चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं Q इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि गॉसियन सतह ए बी सी डी के अंदर कुल चार्ज का मान जीरो होना चाहिए। तो देखिए, तो इस सतह ए बी सी डी के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो ए बी सी डी के अंदर हमने माना है सतह कौन कौन, तो हमारे ए बी सी डी के अंदर में सतह है 3 और 2, देखिए 2 और 3 इस गॉसियन सतह के अंदर में आ रहे हैं, तो इस पे चार्ज माना है Q1 और इस पे चार्ज माना है Q2, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर माइनस ऑफ Q2। जरा इस रिजल्ट को सोचिए, यह बोल क्या रही है रिजल्ट कि दोनों आवेश का मान तो समान होगी बट प्रकृति एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और यही रिजल्ट पिछले वाले वीडियो में भी आया, मतलब पिछले वाले जो टॉपिक था वहां भी जब प्रूफ कर रहे थे तो मेरा क्या रिजल्ट आया कि दोनों आमने सामने की सतह पर आवेश का मान समान किंतु प्रकृति विपरीत होगी। ओके, तो अब आप रिजल्ट को समझ गए होंगे, और हमेशा क्या होता है जब भी आप नोट्स बनाइए तो साइड में कहीं एक छोटा सा 2 प्लेट बना लीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि आमने सामने की जो सतह होती है उस पर आवेश का मान एक समान परंतु नेचर या प्रकृति विपरीत होगी। ओके, देखिए एचसी वर्मा में ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्फीयर वाले भी क्वेश्चन हैं। ओके, तो देखिए हम बस यही कर रहे हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्चुअल जितना भी पॉइंट है सारे टॉपिक को टच कर देते हैं। और आगे प्रॉब्लम वाली बात, तो गॉस लॉ के प्लेलिस्ट में कुछ दिनों बाद आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी चला जाएगा, जिस दिन हम टाइप ऑफ प्रॉब्लम फिनिश कर लेंगे आप समझ लेना कि मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है, यानी कि अभी हमने पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर दिया है। आज के लेक्चर में यह फिनिश हो जाएगी गॉस लॉ, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अंदर वाले दोनों का चार्ज मालूम हो गया और दोनों का प्रकृति भी मालूम हो गया कि एक का प्लस तो एक का माइनस होगा। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इस पर हमने लिया 2Q और इस पर लिया 3Q, दो प्लेट है और आपसे पूछा जाए कि बताइए सतह 1 2 3 4 पे कितना चार्ज आएगा। ओके, क्या अब हमको या तो इतना तो मतलब पता है हमें, इतना तो हमें पता है कि जो आमने सामने की सतह 2 और 3 है वहां पर जो भी चार्ज होगी मान में तो समान होगी किंतु नेचर विपरीत होगा। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है मान में समान है तो यहां मान लेते हैं प्लस Q, तो यहां पे कितना हो जाएगा माइनस Q। ओके, अच्छा अब देखो टोटल था 2Q, इसमें से Q यहां दे दिए तो बचे कितने 2Q माइनस स्मॉल q। अच्छा टोटल था 3Q, इसमें से यहां पे माइनस Q लिए तो बचा कितना 3Q प्लस स्मॉल q।
ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कैसे कर देते हैं। तो या तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए तो इतना आएगा, या दोनों को जोड़ करके देखिए। तो जब दोनों को जोड़ के देखिएगा माइनस क्यू और यहाँ है 3q प्लस क्यू, यह और यह कैंसिल, तो कितना बचेगा 3q। अब यहाँ पे आते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करके देखिए तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल, तो कितना बचा 2q, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब रह गया कि इसका मान कैसे निकालें। तो फिर से वही काम करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए चालक के अंदर, P ले लिया, तो चालक के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम पॉइंट P लेते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना है। चलिए देखिए, पॉइंट P पर निकालना है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, सत्ता 1 पे प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1। उसी तरह से देखिए 2 पर 2 पे प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट की तरफ। ओके, अच्छा 3 का देखिए, 3 पे माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज में अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ। देखिए यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पॉइंट P है। ओके, अब सबका वैल्यू हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का तरीका है कि सिग्मा चार्ज बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। ओके, अच्छा अब देखो हम करेंगे क्या, एक डायरेक्शन वाले को एक तरफ और अपोजिट डायरेक्शन वाले को अपोजिट तरफ लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि E2 प्लस E4 बराबर E1 प्लस E3। चलिए, इतना होने के बाद क्या लिखेंगे, E2, तो 2 पे चार्ज कितना है स्मॉल q, तो q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। चलिए E4, 4 यहाँ है तो चार्ज कितना है 3q प्लस q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। इधर आइए, E1, 1 पे चार्ज कितना है 2q माइनस q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया प्लस थर्ड पे। चलिए थर्ड पे चार्ज कितना है माइनस क्यू। अब यहाँ पे क्या करना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे सर माइनस लेंगे, नहीं माइनस आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन पहले ही पुट कर दिया और आपको पता है कि प्लस और माइनस हमें केवल डायरेक्शन बताती है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, सही है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया और यहाँ भी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, तो यह और यह कैंसिल, और नीचे बच रहा है यह भी कैंसिल। अब देख सकते हो आपके पास क्या क्या रिजल्ट हो रही है, ये यहाँ देखिए 3q प्लस q इज इक्वल्स टू 2q माइनस q। इसको इस तरफ भेज देते हैं तो होगा 2 स्मॉल q इज इक्वल्स टू q, क्योंकि सॉरी q और q 2q, और देखिए 2q ना 2q माइनस 3q, तो लास्ट में बचेगा माइनस q। ओके, आपको चाहिए स्मॉल q, तो स्मॉल q का वैल्यू निकल के आया माइनस q बाई 2। ओके, यानी कि इसको हम ऊपर लिख देते हैं, चलिए यहां लिख देते हैं। वो देखिए रिजल्ट आया था 3q प्लस q इज इक्वल्स टू 2q माइनस q। स्मॉल q को एक तरफ, बड़े q को एक तरफ। देखिए q इधर आएगा तो q प्लस q और इधर जाएगा 2q माइनस 3q। अब देखिए यह हो गया 2 स्मॉल q और माइनस कैपिटल Q, q का वैल्यू आया माइनस q बाई 2। यानी हम यह पता लग चुका है कि यह जो चार्ज हमने माना था वह कितना लेना है माइनस q बाई 2। तो चलिए अब इसका हम लास्ट फिगर बना देते हैं आपके लिए। इसका जो फाइनली रिजल्ट कितना होगा, तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से है, यही दोनों प्लेट है, इस पर है 2q चार्ज और इस पे है 3q चार्ज, सही है। अच्छा, हमने मान लिया कि स्मॉल q का वैल्यू कितना है माइनस q बाई 2, तो यह हो गया माइनस q बाई 2, तो यह हो गया प्लस q बाई 2, सही है। अब जरा सा सोचिए, कितना चार्ज आएगा, तो देखिए टोटल था 2q, इसमें से माइनस q बाई 2 बाहर चला गया, तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना 5 बाई 2q। करके देख लीजिएगा, अदरवाइज दोनों को जोड़ लीजिए। जब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए एलसीएम 2 और 5 में से बन गया 4 बाई 2, तो यानी कि सही है। यहाँ चलते हैं, टोटल था 3 में से हाफ इधर चला गया, तो 3 में से हाफ घटाइएगा तो देखिए 3 माइनस हाफ, तो 6 माइनस यानी 5 बाई 2 यह भी आएगा।
तो ये कितना बच रहा है 5/2। अदरवाइज आप दोनों को जोड़ भी लीजिए, देखिए 5 और एक 6/2 इक्वल्स टू 3, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। यानी करने का यही तरीका है कि आमने सामने वाली जो भुजा है, जो साइड है, उस सतह पर हम लोग आवेश का मान एक समान किंतु नेचर अपोजिट मानेंगे, पुनः चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और किसी एक पॉइंट पर चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। जैसे ही उसे करोगे तो आंसर चला आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, चलिए इस पे लेते हैं, इस पर -2q और इस पे ले लेते हैं 4q। सही है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए प्रत्येक सतह पर कितना कितना चार्ज आएगा, तो फिर से वही मेथड लगाएंगे। क्योंकि हमको इतना तो पता है कि 2 और 3 आमने सामने, तो आमने सामने वाली सतह पर आवेश का मान एक समान किंतु प्रकृति विपरीत होती है। मतलब यदि यहाँ पर +q आएगा तो यहाँ पे -q आएगा। अब देखो टोटल था -2q, इसमें से इतना चला गया तो -2q -q बचेगा, यहाँ पे आएगा। 4q है, इसमें से -q गया तो बचेगा कितना 4q + q। अदरवाइज आप दोनों को जोड़ के देखिए, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो -q + q कैंसिल, तो बचा कितना -2q। यहाँ देखिए -q और यहाँ कितना है 4q + q, इन दोनों को जोड़िए तो q और q कैंसिल, तो बचा कितना 4q। यानी चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमको मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए फिर से वही मेथड करेंगे। एक इसके अंदर पॉइंट लेंगे P और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा क्योंकि चालक के अंदर है। तो अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए पॉइंट P है, ये देख रहे हो निगेटिव चार्ज है, तो जब निगेटिव चार्ज है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन ले लीजिए माइनस है, तो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज और इस पे टेस्ट चार्ज रखते हैं प्लस, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ 1 के द्वारा। 2 पे देखिए प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इधर होगा 2 के द्वारा। चलिए यहाँ है माइनस, तो माइनस प्लस में अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E3। यहाँ देखिए प्लस चार्ज है तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E4। सही है। P पर पॉइंट P पर। अब आपको करना क्या है, एक डायरेक्शन वाले को एक तरफ और दूसरे डायरेक्शन वाले को एक तरफ, तो क्या हम लिख सकते हैं E1 E2 E4 बराबर E3। सही है। अब देखिए सबका वैल्यू लिखिए 1 पे चार्ज कितना है 2q + q बाई साइन नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइन डायरेक्शन बताती है और साइन का हम यूज यहाँ कर लिए हैं, क्योंकि साइन की हेल्प से हम बता रहे हैं कि लेफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की राइट, यहाँ हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया फिर प्लस E2। 2 पर देखिए चार्ज q है तो q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। 3 पे चार्ज देखिए -q है, फिर आएगा q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, फिर देखिए बराबर साइन सॉरी ये फोर्थ वाली थी, यहाँ 4 है ना, और 4 पे चार्ज है 4q + q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। चलिएगा थर्ड वाली सतह पे चलते हैं। थर्ड वाली सतह पे कौन सा चार्ज है स्मॉल q, तो स्मॉल q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब आप क्या देख सकते हो, नीचे वाला तो सब में कैंसिल हो जाएगा। लास्टली करना क्या है, सब चार्ज को जोड़ देना है। देखिए 2q + स्मॉल q प्लस 4q + q बराबर स्मॉल q। ओके क्या, अब देखिए तो यहाँ से एक q और एक q कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 कैपिटल Q प्लस 1 और 1 2 स्मॉल q इक्वल्स टू 0। हम ऐसा भी कर सकते हैं 6q बराबर -2 स्मॉल q, ये कैंसिल हो गया 3, तो हमें पता चलता है कि q का वैल्यू कितना आएगा -3q के बराबर, यानी कि यह जो चार्ज माने थे q उसका वैल्यू कितना आएगा -3q। अब हम क्या करते हैं, इसका लास्ट रिजल्ट लिखते हैं कि आखिर प्लेट पे कितना कितना चार्ज आया। देखिए यही प्लेट थी हमारे पास,
इस पर -2q दिया हुआ था, इस पे 4q। हमको पता चला कि इस पे आएगा -3q, तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे यहाँ आएगा +3q। ये सरफेस 2 है, 3 है, 4 है और 1। देखो टोटल था -2q, इस पे आया -3q, तो टोटल बचा कितना? तो बचेगा कितना? देखिए -2q पहले से था, इसमें से इतना जाना है तो माइनस, फिर -3q। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो लास्टली रिजल्ट कितना बच रहा है? q। यहाँ पे बचेगा q। अब देखो इन दोनों को जोड़ के भी देख लीजिए, -3 में से प्लस है तो बचेगा -2, यानी सही है। यहाँ चलते हैं, 4q यहाँ है, इसमें से 3q इधर आया तो बचा कितना? q। जोड़ के देखिए 3 और 1 4, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। क्वेश्चन यहां पे दिया है, दो प्लेट है, एक x है और एक प्लेट है y। यहां पर दे दिया है 2q और इस पे कोई चार्ज नहीं दिया, मतलब इस पे 0 चार्ज है। ओके, और दोनों प्लेट को आमने सामने रख देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 1 2 3 4 सतह 2 3 4 1 पे कितना चार्ज आएगा, पहले यह बताइए। और आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज के साथ साथ हमको यह बताइए कि इन दोनों प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी मानते हैं कि यह पॉइंट एक ए है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द। अब देखो आप तभी निकाल सकते हो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको सबसे पहले यह पता हो कि 1 2 3 4 पे कितना आवेश आ रहा है। ओके, क्या तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तब जाकर के आपको पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल पाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे कि सभी सतह पर कितना आवेश आ रहा है। तो इतना तो हमें पता है कि 2 और 3 आमने सामने है, तो इन दोनों पर आवेश का मान समान, किंतु नेचर अपोजिट। तो इसमें हम प्लस क्यू मानेंगे, तो इसमें माइनस क्यू। तो देखिए टोटल था 2q, छोटा क्यू यहाँ आया तो बचा कितना? 2q माइनस स्मॉल क्यू। यहाँ देखिए यहाँ 0 था, यहाँ पे माइनस क्यू आया, तो यहाँ पर क्या आना पड़ेगा? प्लस क्यू। जोड़ के देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों जोड़िएगा तो 0, सही है। इन दोनों को जोड़ के देखिए 2q माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू, ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा कितना? 2q, यानी कि सही है। अब आपको करना है, एक पॉइंट फिर से ले लीजिए P, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल्स टू P ड्यू टू 1 प्लस P ड्यू टू 2 प्लस P ड्यू टू 3 प्लस P ड्यू टू 4, और किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल होगी। अब बारी बारी से थोड़ा सा साइन देख लेते हैं। यहाँ है प्लस और यहाँ है प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का इधर होगा। यहाँ भी देखिए प्लस और यहाँ पे होती है टेस्ट चार्ज प्लस, प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। थर्ड है निगेटिव, तो निगेटिव में अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। फोर्थ में देखिए प्लस चार्ज है तो इधर की तरफ रिपल्सन। अब सबका वैल्यू, तो वैल्यू तो आपको पता है, चार्ज कितना है यहाँ पे? 2q माइनस स्मॉल q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया होता है। 2 का लिखिए, 2 पे चार्ज कितना है? q, तो इसका वैल्यू हो जाएगा q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। इधर चलते हैं, थर्ड पे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आंसर q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। साइन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे चलिए q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। फिर से आपको क्या करना है, सेम डायरेक्शन वाले को एक तरफ, अपोजिट वाले को एक तरफ रखिएगा, तो आपको यहाँ भी देखो अब उतना टाइम नहीं लगाना है, तुरंत ही कट करना है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला तो सब कट हो जाता था, केवल चार्ज को इक्वल करना है। तो ये दोनों चार्ज एक तरफ, यह दोनों चार्ज एक तरफ। तो देखिए यहाँ Q है, यहाँ Q है, तो Q प्लस Q तो हो गया 2Q। इधर चलिए, इधर बच रहा है कितना? 2 कैपिटल Q माइनस Q प्लस Q, या कैंसिल। 2q का वैल्यू आया 2 कैपिटल Q, 2 कैंसिल, यानी Q का वैल्यू आ गया प्लस Q के बराबर। ओके, यानी हमें यह पता लग चुका है कि जो हम यह स्मॉल q माने थे, यह किसके इक्वल होना चाहिए? कैपिटल Q के। चलिए अब इसका हम लास्ट फिगर बनाते हैं।
देखिए ये तो हम डायरेक्ट कट करते हैं, आप लंबा भी जा सकते हो या अदरवाइज आपको प्रैक्टिस है तो आपको खुद पता चल रहा है कि बार बार नीचे वाला वैल्यू कट जाता है। हम क्या करते हैं, दो चार्ज को एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको एक तरफ लिखते हैं और कट कर देते हैं। चलिए यही क्वेश्चन था आपका। यह प्लेट नंबर y थी, यह x थी, यहाँ पे 2q चार्ज दिए थे, यहाँ पे 0। जब 2q चार्ज दिए तो आंसर आया कि आपको डालना है यहाँ पे q। तो देखिए 2q में से q यहाँ गया तो बचेगा कितना, यहाँ पे q, देखिए q प्लस q 2q। और आपको पता है जो चार्ज यहाँ होती है जस्ट इसका अपोजिट यहाँ, और यहाँ माइनस q है तो यहाँ प्लस q होना चाहिए, तभी तो माइनस q प्लस q इज इक्वल्स टू 0। चार्ज तो हमें बांटने आ चुका है। अब हमारा काम है कि इसके बीच कोई भी एक पॉइंट लीजिए, इन दोनों प्लेट के बीच। तो यहाँ पे पॉइंट ए लेते हैं और इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट 1 है, सरफेस 1 2 3 4। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 4। यानी कि इस बिंदु पर ए पर सतह 1 के द्वारा, बिंदु ए पर सतह 2 के द्वारा, बिंदु ए पर 3 के द्वारा, बिंदु ए पर 4 के द्वारा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देंगे, आंसर चला आएगा। अब चलते हैं जरा पॉइंट ए को लिखते हैं। यही पॉइंट ए है। देखिए 1 पे है प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E1 कितना Q बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। चलिए यह भी प्लस है, प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। E2 भी कितना है Q बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। चलिए यह है माइनस, माइनस प्लस में अट्रैक्शन, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। यह भी कितना Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। बट यहाँ देखिए फोर्थ पे कौन सा चार्ज है, प्लस, तो प्लस प्लस में रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इधर की तरफ होगा। E4 कितना Q बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ओके। सॉरी ये था Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और यह पॉइंट ए था और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। अब आपको करना क्या है, सेम डायरेक्शन वाले को एक तरफ, देखिए तीनों एक तरफ है, और अपोजिट वाले को एक तरफ लिखना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, E4 बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। चलिए E4 कितना है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, इधर चलिए E1 कितना है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, फिर है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, यहाँ पे देखिए Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। लास्टली क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए इधर का और इधर का पार्ट कैंसिल, तो बचा कितना 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। और फिर हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो बचा Q बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। यही क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। अच्छा अब कोई से हम पूछ सकते हैं कि ठीक है हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्यों हम पता कर रहे हैं दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए क्या होगा, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, और किधर की तरफ बचेगा, तो आप देखिएगा 3 एक डायरेक्शन में था, 1 2 और 3 एक डायरेक्शन में था, और 4th एक डायरेक्शन में था, तो यह और कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, दोनों एक डायरेक्शन, मतलब 2 से 3 की तरफ। तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया होगा, और जिसका जो डायरेक्शन या दिशा होगा वह सतह 2 से 3 की तरफ होगा। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, यदि हम यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख देते हैं इसके बीच में, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, तो प्लस चार्ज 2 से 3 की तरफ गति करेगी। अगर आप माइनस चार्ज रखते हो तो माइनस चार्ज 3 से 2 की तरफ गति करेगी। ओके, तो देखिए हमने दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन जब डिस्कस किया था तो वो क्या था कि चार्ज कैसे निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने यह डिस्कस किया कि ठीक है चार्ज भी निकालना है और दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। और जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो सबसे पहले चार्ज निकालोगे, और चार्ज निकालने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा।
बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। ओके, तो ठीक है, इस तरह से गॉस लॉ फिनिश होती है। अब आपको करना क्या क्या है, देखिए हमने बोला था कि सबसे पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वह कंप्लीट कर लेते हैं, और एचसी वर्मा में जितने क्वेश्चन है आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने सोचा है कि इस वाले चैप्टर में का जो प्लेलिस्ट होगा वहां पर आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। टाइप ऑफ प्रॉब्लम जितने क्वेश्चन आ सकते हैं या जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वह आपको करा दिया जाएगा, जिससे आपको एक व्यू बन जाए कि ठीक है इस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है। ओके, तो एक सेकंड देखिए, लेक्चर नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट था वह अधूरा छूट गया था, तो उसे थोड़ा सा 2 मिनट में बता देते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वहां हम देख रहे थे शायद बहुत लोगों को लगेगा कि शायद कॉन्सेप्ट गलत है यानी छूट गया था वो, तो इसे देख लेते हैं। देखिए हमने इसी तरह का एक गॉसियन सतह लिया था और यहाँ पर एक चार्ज लिया था Q। तो देखिए इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, बस छोटा सा पॉइंट है। तो आपको बताया गया था कि किसी भी गॉसियन सतह को यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाओं कट कर देती है यानी बाहर निकल जाती है तो कुल फ्लक्स का मान 0 होता है। या हमने ये भी पढ़ा था कि गॉसियन सतह के अंदर चार्ज होना चाहिए, गॉसियन सतह के बाहर वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या सॉरी फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। ओके, अब इसी को हम प्रूफ करके दिखा रहे थे। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 लाइन है, तो देखिए अगर यहाँ पर हम ये वाली रीजन यह वाली सतह लेते हैं और यहाँ पर हम यह वाली सतह लेते हैं, सही है क्या? आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर है, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। ओके, इन दोनों पॉइंट को देखिए, यह वाली पॉइंट और यह वाली पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर आपको पता है कि क्षेत्रफल पर लंबवत और बाहर की तरफ होती है। तो क्षेत्रफल यही है, क्षेत्रफल पर लंबवत और बाहर की तरफ। यहाँ देखिए क्षेत्रफल पर लंबवत और बाहर की तरफ, सही है। यानी हमें यह पता चलता है कि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मानते हैं थीटा है, जो 90 से छोटा है। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो भी एंगल यहाँ दिख रहे हो मानते हैं अल्फा है, तो यह 90 से बड़ा। ओके क्या? अब देखिए जरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर E डॉट डेल्टा एस, इसको लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। अब जरा सा पहले इसका नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए B। फ्लक्स आप निकालिए B पर, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, एरिया वेक्टर कुछ ना कुछ होगा। देखिए cos थीटा 90 डिग्री से छोटा है क्या? तो जब cos 90 से छोटा होता है तो यहाँ पे आएगा कुछ भी वैल्यू आएगा, बट यह प्लस में आएगा, तो टोटल रिजल्ट क्या होगी, प्लस। चलिए अब निकालते हैं फ्लक्स एट A पर निकालिए E इंटू डेल्टा एस। और देखिए यहाँ पर थीटा 90 से बड़ा है क्या? जब 90 से बड़ा होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव साइन, तो लास्टली रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। यानी हमें यह पता चलता है कि यहाँ का फ्लक्स अगर प्लस है तो यहाँ का फ्लक्स माइनस है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ठीक है आपने तो यहाँ कहा कि दोनों फ्लक्स कट जाएगा, बट उनकी दिक्कत क्या होती है कि देखो जैसे जैसे आवेश से हम दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड A का ज्यादा है, B का कम है, परंतु एरिया भी देखिए यहाँ का एरिया छोटा है और यहाँ का एरिया बड़ा है, क्योंकि लाइन तो डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ का क्षेत्रफल कम है और यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, एरिया A का कम है और एरिया B का ज्यादा है। और देखिए चांस होता है कि इन दोनों, यह छोटा है तो यह बड़ा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो काम समान हो जाए, यह बड़ा है सॉरी यह छोटा है तो यह बड़ा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ सकता है। यानी कि अगर एग्जांपल से समझना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, देखिए 3 2, इसको लिख लीजिए 4 और इसको लिख लीजिए 6। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 इंटू 4 12 आया क्या, 6 इंटू 2 12 आया क्या, कंडीशन में सेटिस्फाइड है। देखिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है तो यहाँ का कम है, यहाँ का एरिया छोटा है तो यहाँ का एरिया बड़ा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 तो 12, 6 इंटू 2 तो 12, और यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस। इसी तरह हम कहते हैं कि
हमारी चार्ज हमारी गॉसियन सतह के बाहर होती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं एसोसिएटेड होता, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। चलिए ओके, तो अब आपको गॉस लॉ का क्वेश्चन बनाना है। जो भी क्वेश्चन एचसी वर्मा में दिक्कत हो रही है या किसी भी एक्सवाई बुक में दिक्कत हो रही है, हिंदी वाले बच्चे आप आलोक प्रकाशन या भारती भवन या जो भी आप करते हो उससे आप बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ, पहले थ्योरी पढ़िए और बुक का सहारा ले सकते हो तो लो, अदरवाइज अगर यहाँ समझ आती है ओके, तो बुक में देखते जाइए कि हमको क्या क्या टॉपिक पढ़नी है। एक चीज और बोलना है, जो 12th वाले बच्चे हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि इसमें बोर्ड भी है और बोर्ड से थोड़ा ज्यादा